हेलो स्टूडेंट्स, अपनी आरोप पुस्तक की कविता सबसे खतरनाक को पढ़ने और समझने के बाद इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार और गद्दारी लोग को सबसे खतरनाक नहीं माना? कवि का कहना है कि मेहनत की जो लूट होती है, अर्थात किसी व्यक्ति ने मेहनत करके कुछ कमाया, कुछ प्राप्त किया और वह कोई लूट ले, किसी के द्वारा उसे लूट लिया जाए, तो वह स्थिति सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार, पुलिस यदि किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है और सच उगलवाने के लिए जो मार लगाती है वह बहुत कड़ी मार लगाती है, लेकिन वह भी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी, अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन, अपने परिजन या संबंधी या मित्र या किसी भी व्यक्ति से लोभ में फंसकर गद्दारी करता है, तो वह स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। ऐसा उन्होंने इसलिए माना है क्योंकि ये वो सारी परिस्थितियां हैं, ये वो सारी क्रियाएं हैं जिनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। क्षतिपूर्ति अर्थात क्षति कहते हैं कमी होना। जो भी नुकसान हुआ, क्षति माने नुकसान, जो भी नुकसान इन क्रियाओं से व्यक्ति के जीवन में हुआ, उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है, उसकी पूर्ति हो सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि इससे व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं जिनकी भरपाई की जा सकती है या जिनकी कमी को पूरा किया जा सकता है, जिनसे होने वाले नुकसान को हम फिर से पूरा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें खतरनाक तो हैं लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा? जब हमने कविता पढ़ी तो हमने देखा कि बार बार कवि ने इसी शब्द को दोहराया है कि सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए कहा कि ये चीज़ें सबसे खतरनाक है। तो इसी शब्द का जो है सबसे खतरनाक बार बार प्रयोग करने से ये असर उस कविता में आया कि कविता के अंत तक, जब तक कविता समाप्त हुई, पाठक के मन में ये जिज्ञासा बनी रही कि आखिर सबसे खतरनाक क्या है। जब हमारे सामने ये परिस्थितियां आ रही हैं कि जो परिस्थितियां वास्तव में सामान्य रूप से हम खतरनाक मानते हैं, उन परिस्थितियों के लिए हमारी कविता में यह कहा जा रहा है कि ये खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। फिर अगली परिस्थिति आई, उसके लिए भी यह कह दिया गया कि ये खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। जब बार बार यही बात दोहराई जा रही है कि ये खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, तो कविता के अंत तक पाठक के मन में ये जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा बनी रही कि आखिर सबसे खतरनाक है क्या। यदि ये भी खतरनाक नहीं है, यदि ये भी खतरनाक नहीं है, तो आखिर खतरनाक है क्या? क्या है ऐसा जिसे हम सबसे खतरनाक कह सकते हैं या सबसे खतरनाक मानते हैं, या वो सबसे खतरनाक होता है? तो इस शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में यह असर पैदा हुआ कि अंत तक जिज्ञासु होकर पाठक ने कविता को पढ़ा। अगला प्रश्न है, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है ना कहकर बुरा तो है कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है? कवि कहते हैं कि कई बार उन्होंने कहा है कि बुरा है, लेकिन कई बार कहा है बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। अब बुरा है यदि हम कहते हैं तो वाक्य अपने आप में सुनने पर, पढ़ने पर हमें कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि जैसे वह पूरा हो गया, वाक्य पूरा कह दिया गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि बुरा तो है, तब हमें क्या लगेगा? तब हमें लगता है कि वाक्य कहा तो गया है लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ और गुंजाइश शेष बची है। और तो शब्द में जो बल है, जो जोर दिया गया है, वह पाठकों में ये जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है और ये बता देता है कि कुछ स्थितियां बुरी तो हैं लेकिन वो चरम सीमा पर नहीं पहुंची हैं, अर्थात
हाइट पर, जिसे हम कहते हैं हाइट पर पहुंच जाना, कि वो चरम सीमा या हाइट पर नहीं पहुंची हैं। तो बुरा है कहने से हमें बात बुरी लगती है, और बुरा तो है कहने से हमें लगता है कि बात में अभी पूरा होने के लिए कुछ और गुंजाइश शेष बची है, बात हमारी अभी अधूरी है और चरम सीमा पर नहीं पहुंची है। तो इस तो के प्रयोग से ही वाक्य में या बात में यह अंतर या यह बदलाव आ जाता है। दोनों के अर्थ में या दोनों के वाक्य में पूर्णता और अपूर्णता हमें दिखाई दे जाती है या स्पष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इन्हें सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है, अर्थात क्या एक जैसा है, और ये क्यों सबसे खतरनाक है? जब हम कहते हैं मुर्दा शांति से भर जाना, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निष्क्रिय हो जाना, कुछ भी ना करने की स्थिति हमारे सामने आ जाना, जड़ हो जाना, प्रतिक्रिया शून्य हो जाना, कि अब हम कोई प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे हैं। वो जो स्थिति है वो मुर्दा शांति से भर जाना है। अर्थात जिस तरह कोई मुर्दा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ शांत पड़ा रहता है, उस तरह जब किसी व्यक्ति की विचारधारा या उसके मन की स्थिति बिल्कुल मुर्दे जैसी शांति से भर जाती है, तो वह जो स्थिति होती है वह मुर्दा शांति से भर जाना कहलाती है। और इस स्थिति में व्यक्ति कोई संघर्ष नहीं करता, किसी भी चीज को पाने के लिए वह संघर्ष करने के बारे में सोचता ही नहीं है। वह जीवित होते हुए भी एक मुर्दे के समान या एक मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। दूसरी चीज है सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना अर्थात व्यक्ति के मन में कुछ भी करने की इच्छा का समाप्त हो जाना। सपने क्या हैं? सपने वास्तव में वो स्थिति होती है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है, तो वह हमारे सपने कहलाते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम तरह तरह के प्रयास और कोशिशें करते हैं। लेकिन जब हमारे सपने ही मर जाते हैं, हमारे मन में कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, हमारा जीवन ही लक्ष्यहीन हो जाता है, तब हम क्या पाएंगे, क्या प्रयास करेंगे? तो ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक होती है। व्यक्ति के सपनों का मर जाना में वो स्थिति आती है जब व्यक्ति परिस्थितियों से समझौता करके उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है, अर्थात वह उनको परिस्थितियों को बदलने के लिए या बेहतर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता और उन्हें उसी रूप में ऐसे ही जड़ होकर स्वीकार कर लेता है। वह स्थिति सपनों का मर जाना होती है। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए कि घड़ी शब्द कहकर इसे हमने संबोधित किया है तो कैसे और क्यों। घड़ी शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है जीवन से। जीवन घड़ी की तरह चलता है। जब व्यक्ति का जो जीवन है वह कुछ करने की चाह रखता है तो कहते हैं उसका जीवन घड़ी की समान चल रहा है। लेकिन जब उसके मन में कुछ करने की चाह समाप्त हो जाती है तो उसके जीवन को चलते हुए भी हम घड़ी के समान रुका हुआ मानते हैं। हम मानते हैं कि जिस तरह एक रुकी हुई घड़ी होती है, एक जगह ठहर जाती है, उसी तरह उस व्यक्ति की सोच या उसका मन या उसका जीवन भी ठहर गया। घड़ी का दूसरा अर्थ है दिनचर्या से। घड़ी एक निश्चित तरीके से चलती रहती है। इसी प्रकार व्यक्ति भी एक यंत्र के समान अपनी दिनचर्या को बिताता है। सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम हो जाती है, काम से वापस आता है, अगले दिन फिर सुबह होती है, फिर काम पर चला जाता है, फिर शाम होती है, फिर वापस आ जाता है। तो इस तरह एक यंत्र की भांति जो काम करना है, जो उसके जीवन को चलाना है या उसके जीवन का चलना है, वह एक घड़ी के समान है। वह रुकी हुई घड़ी के समान है। उसकी जिंदगी में कोई उमंग नहीं है, कोई चाह नहीं है, वह सिर्फ एक ढर्रे पर चल रही है, एक ही तरीके से चलती चली आ रही है। उसमें बदलाव है नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि वह बदलाव चाहता ही नहीं, इसलिए इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है।
अगला प्रश्न है, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गिरता है। कवि कहते हैं कि चांद जो है वह वास्तव में सुंदरता का प्रतीक होता है, लेकिन जब कहीं कोई हत्याकांड होता है तो उसमें हानि किसकी होती है? सामान्य जन की हानि होती है। कुछ सामान्य जन की मृत्यु होती है और उससे क्या होता है, उस हत्याकांड से सामान्य व्यक्ति के मन में एक गुस्सा जागृत हो जाता है और ऐसी स्थिति में मनुष्य को वो चांद जो शीतलता और आनंद और प्रसन्नता देने वाला है वह बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वह जो चांद है वह उसको कहीं ना कहीं टीस दे रहा है, उसके मन में उसके दुख को और अधिक बढ़ा रहा है, उसे याद करा रहा है। तो वास्तव में कवि कहते हैं कि वह चांद सबसे खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि हत्याकांड के बाद भी वह उन वीरान हुए आंगनों में चमकता है और उस हत्याकांड के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो उत्तरदायी हैं, वह उनकी आंखों में नहीं गड़ता है। वीरान हुए आंगन अर्थात वो आंगन जिनके आंगनों से खुशियां चली गईं, जिनके आंगनों में खुशियां लाने वाले लोग उनसे दूर हो गए, तो उन आंगनों में भी वह उसी तरह पहले की तरह चमक रहा है और उनके दुखों को बढ़ा रहा है, फिर से याद दिला रहा है। लेकिन उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन लोगों को वह कहीं कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहा। इसलिए कवि ने कहा है कि वह चांद सबसे खतरनाक होता है। तो यहीं पर हमारी कविता सबसे खतरनाक के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।